सो हेलो गाइस, तो ये मई मंथ के फर्स्ट वाले वीक का आपका फर्स्ट वाला पार्ट है। लगभग इसमें 35 क्वेश्चन के आसपास हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन आप जरूर लगा लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। और साथ में ये भी नोटिस करना कि अभी अभी जो आपने वीडियो देखा है उसी के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक को शुरू किया है। तो सही उत्तर होगा केरल सरकार ने। तो अभी केरल की सरकार ने जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। मतलब यहाँ पे आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना वायरस की रोकथाम का काम किया जाएगा। और इसी तरह से आपको याद रखना है पहला राज्य कौन सा बना था कोविड-19 के खिलाफ आयुर्वेद को इस्तेमाल करने वाला। तो आंसर होगा गोवा। और वैसे गोवा से अभी आपको याद भी होगा कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो गोवा ही बना है। लेकिन यहाँ पे तो बात केरल की हो रही है, तो केरल के बारे में जान लीजिए। इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहते हैं। उसके अलावा भी केरल सरकार ने हॉस्पिटल में जो मरीज है उनके लिए कर्मी बोट नाम से एक रोबोट भी बनाया था जो उनको भोजन और दवाइयां देने जाएगा। उसके अलावा केरल ने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम का एक वाहन भी लॉन्च किया था। और अभी कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम था चित्रा जीन लैंप एन, उसको भी लॉन्च किया था। और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी केरल ही बना था। और अभी एक दरवाजा वितरण योजना भी इसने शुरू की थी। और आपको याद होगा कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया था। और केरल सरकार ने ही डिजिटल साक्षरता अभियान में भी डिजिटल हूँ उसको भी शुरू किया था। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, सबरीमाला मंदिर। ये भी एग्जाम में आता है, याद रखना। एक मीनाक्षी मंदिर भी काफी पूछा जाता है, वो तमिलनाडु में है। और सबरीमाला मंदिर न्यूज में भी था क्योंकि इसके गहनों की सूची बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था। उसके अलावा भी केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। याद रखना देश की पहली LNG बस ये भी शुरू हुई कहाँ पे? केरल के कोची में। LNG मतलब लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत की पहली सुपर फैब लैब ये भी स्थापित की गई है केरल में। और याद रखना कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण सबसे पहले किया गया किस राज्य में? केरल में। अच्छा, यहाँ से याद रखना अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले किस सरकारी अस्पताल में शुरू किया गया, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और यह है उत्तर प्रदेश में। तो ये थोड़ा सा अंतर याद रखना। फिर अभी किस राज्य सरकार ने सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने कहा है कि जो भी फ्रंट लाइन पत्रकार है, फ्रंट लाइन पत्रकार मतलब जो भी कोविड-19 को कवर कर रहे हैं, तो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और घरों से बाहर निकलने का मतलब हो गया जान को दांव पर लगाना। तो अपनी जान को दांव पर लगा करके वो काम कर रहे हैं। तो अभी उन्हें असम सरकार ने 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी हरियाणा सरकार ने रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं पत्रकार, उनको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की थी। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, अभी उड़ीसा सरकार ने भी कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो भी रोगी कोविड-19 से ठीक हो गए हैं हम उनको 2000 रुपए देंगे। क्यों देंगे? ताकि इसे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौष्टिक भोजन को खरीद सकें और उसको खा सकें। फिर आपसे पूछा जा रहा है अभी कतर में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपक मित्तल को। अच्छा, ध्यान से सुनना, दीपक मित्तल तो कतर में भारतीय राजदूत बने हैं। इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुआ है पीयूष श्रीवास्तव का, ये बहरीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। बाकी अजय कुमार की बात करेंगे, ये युगांडा में भारतीय राजदूत हैं। और जावेद अशरफ ये फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। अच्छा, कतर की बात हुई है तो कतर की कैपिटल दोहा है, करेंसी है कतरी रियाल। और बहरीन की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल मनामा है और उसकी करेंसी है बहरीन दिनार। फिर है अभी किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा राजीव कुमार को। और राजीव कुमार से आप क्या जानते हैं? ये भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं। और अभी इन्हें 3 सालों के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। और कपिल देव त्रिपाठी से आपको याद होगा ये अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बन गए हैं। और वो किसका स्थान लेंगे? तो वो संजय कोठारी का स्थान लेंगे। और संजय कोठारी से क्या याद आता है? ये अभी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं। और हमारे सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर ये कौन बने हैं? तो ये सुरेश N पटेल बने हैं।
फिर अभी किसे पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरज व्यास को। तो ये इंटरिम एमडी सीईओ बने। इंटरिम मतलब हो गया शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक कोई परमानेंट एमडी सीईओ नहीं आते तब तक ये उसका काम संभालेंगे। बाकी शिवदास मीणा की बात करेंगे, अभी ये हुडको के एमडी सीईओ बने थे। यूबी प्रवीण राव नैस्कॉम के अध्यक्ष और संगीता रेड्डी ये फिक्की की अध्यक्ष बनी थी। फिर हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा टी.एस. तिरुमूर्ति को। तो अभी टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो अभी 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए। बाकी प्रशांत कुमार की बात करेंगे, अभी ये यस बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और बबीता रायडू की बात करेंगे, सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी। और अनामिका रॉय ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की एमडी सीईओ बनी थी। देखो, यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो एक पॉइंट याद रखो, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और यही कारण है हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। अच्छा, 24 अक्टूबर को और भी इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोलियो डे, नेशनल फूड डे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप बताओ वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? हिंट दे देता हूं, अक्टूबर के महीने में मनाते हैं। अगर आप हमारा रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से हैं। फिर है किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि एक्विजिशन, उसे खरीद लिया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। एक्चुअली कर्ज में डूबी इस रिलायंस कैपिटल ने अपने कुछ शेयर्स एचडीएफसी के पास गिरवी रख करके लोन लिया था। तो अब नियम के अनुसार, शर्तों के अनुसार 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से उसके 25.27 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। और कितने में खरीद लिए? तो देखो, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो इसको गुणा कर दो 10 से, तो आंसर जाएगा 252 करोड़ रुपए में। और हिस्सेदारी के हिसाब से बात करेंगे तो 6.43% की हिस्सेदारी खरीद ली है। और अभी मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी यूएस बेस्ड एक पोड कार ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने वाली कंपनी है स्काई ट्रेन, उसमें अपनी हिस्सेदारी को 17.37% से बढ़ा करके 26.31% कर दिया है। और अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, पिछले महीने, कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने, जो कि सेंट्रल बैंक है चाइना का, उसने एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 1.01% कर लिया है। इसके अलावा अभी आपको याद भी होगा कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी। बाकी ये जो एक्सिस बैंक है, ये भी अभी न्यूज में था, इसने अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 29% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो अब टोटल इसकी उसमें 30% की हिस्सेदारी हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ हिस्सेदारी इसकी पहले से थी। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। एचडीएफसी मतलब क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके जो एमडी सीईओ है वो है आदित्य पुरी। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने ही सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। फिर है अभी किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जो लोगों को जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा? आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए त्रिकूट चूर्ण, जिसे पीपल, अदरक, काली मिर्च को मिला करके तैयार किया गया है, तो उसके पैकेट संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को मुफ्त में बांटे जाएंगे। तो ये तो हो गया जीवन अमृत योजना। और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले मध्य प्रदेश ने ही जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी। तो ये दोनों मिलते जुलते नाम है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के ही है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। तो पूरी दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और भारत में पहली बार इसे 1 मई 1923 को मनाया गया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना वर्ष है 1919 है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और अभी आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की थी, और उसमें बताया था कि 1.6 बिलियन श्रमिक लॉकडाउन के कारण अपने आजीविका को खोने का सामना कर रहे हैं। फिर है गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा शिखा शर्मा को।
आपने इनका नाम सुना होगा। एक्सिस बैंक की पूर्व CEO हैं ये शिखा शर्मा, और अभी इनको गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। बाकी ये नाम मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। चलो आप बताओ फिर मुझे। मोहम्मद रफीक ये अभी किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे? तो उड़ीसा के बने थे। विश्वनाथ सुंदर ये मेघालय के बने, और दीपांकर दत्त ये बॉम्बे हाई कोर्ट के। बाकी गूगल की अगर बात करेंगे तो 1998 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। इसके 2 फाउंडर थे, लेरी पेज और सर्जे बिन। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट, और गूगल और अल्फाबेट दोनों के CEO हैं सुंदर पिचई। और अभी आपको याद होगा गूगल ने कम दिखाई देने वाले जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी, और उस कीबोर्ड का नाम रखा था टॉक बैक ब्रेल कीबोर्ड। फिर है अभी केंद्र सरकार ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की है? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो अभी केंद्र सरकार ने ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है, और इसका जो मुख्यालय है वो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें टोटल 9 सदस्य होंगे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। अच्छा, इसका कार्य क्या होगा? तो ये भारत में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों यानी कि फाइनेंशियल मार्केट जैसे इंश्योरेंस, डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, मतलब किसी भी तरह का फाइनेंशियल सर्विस को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो ये याद रखना। फिर एक किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो आंसर होगा वनीजा रूपाणी ने। ये अमेरिका के अल्बामा में रहने वाली 17 साल की भारतीय मूल की लड़की है, और इनका नाम है वनीजा रूपाणी। एक्चुअल में नासा की एक नेम द रोवर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। काफी सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया था, लेकिन इनका नाम चुना गया है। अच्छा, इन्होंने हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा? इंजीन्यूटी, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। और आपको बता दूं, नासा अपने मंगल मिशन को इसी साल जुलाई में लॉन्च करेगा, जो अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पे लैंड करेगा। बाकी जो आप यहाँ नाम देख रहे हो, मनीषा सिंह, अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने OECD में इनको अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया था। रो खन्ना ये व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त हुए थे, और सुदर्शन बाबू इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। 1-2 नाम और याद रखो, जैसे कि सीमा वर्मा का अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया इन्हें, और सीमा नंदा ये डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं क्या? नहीं, वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी होता है, और ये डेमोक्रेटिक जो नेशनल पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह होता है डोंकी। और एक और नाम याद रख लो, तरनजीत सिंह संधू का, अमेरिका में भारतीय राजदूत बने वो। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी ऑस्ट्रिया में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार को। तो ऑस्ट्रिया में भारत के अगले एम्बेसडर बन गए हैं ये जयदीप मजूमदार, इनको नियुक्त कर दिया गया है। जबकि नम्रता S कुमार को स्लोवेनिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। तो इस प्रश्न में ये 2 अपॉइंटमेंट मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं, इनको याद रखना। और अभी कुछ समय पहले ही दीपक मित्तल ये कतर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था इनको, और पीयूष श्रीवास्तव इनको बहरीन में भारतीय राजदूत बनाया गया था। राजदूत मतलब होता है एम्बेसडर। बाकी ऑस्ट्रिया की अगर बात करेंगे तो कैपिटल इसकी वियना है। वियना में आपका ओपेक का हेडक्वार्टर भी है, याद होगा आपको। और इसके चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्ज, ये कुछ समय पहले ही नए बने थे। स्लोवेनिया की बात करेंगे, इसकी जो कैपिटल है लुबियाना है, करेंसी इसकी यूरो ही है। और अभी इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? जानेट जनसा। फिर है अभी किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की है? तो आंसर होगा त्रिपुरा सरकार ने। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो इसमें हर टीचर को अपने घर में या अपने आस पड़ोस में किसी भी स्टूडेंट के घर पे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ाना है। तो भी आपको पता है लॉकडाउन में सारे स्कूल वगैरह बंद है। वैसे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन वगैरह, टीवी वगैरह पे काफी क्लासेस लगाई जा रही है सरकार के द्वारा, पर एक और कदम ये उठाया गया है जिसमें टीचर ऐसे पढ़ाएंगे। क्या नाम दिया है इसको? नेबरहुड क्लासेस। ये आपको याद रखना है किसने चलाई? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। त्रिपुरा की बात कर लेंगे, कैपिटल इसकी अगरतला है, गवर्नर रमेश बेस हैं और मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब। खर्ची पूजा जो आपका हिंदू फेस्टिवल है वो त्रिपुरा का ही है, ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। और त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अखिल कुरैशी।
फिर है अभी किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा थंगजाम धबाली सिंह को। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, और इन्हें अभी जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें भारत में जापान के बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड है ना, ये जापान की संस्कृति, पर्यावरण और उसके संरक्षण के प्रचार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। बाकी गीता सेन की बात करेंगे, ये भारतीय एक्टिविस्ट हैं और फरवरी में आपको याद होगा डैन डेविड पुरस्कार जीता था इन्होंने। मनोज दास ये उड़िया व अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड मिला था। और वैसे इस साल का जो 2020 का पद्मश्री सम्मान है उसके लिए भी इनको चुना गया था। और दिलराज प्रीत कौर की बात करेंगे तो इस साल का कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा इनको। फिर है अभी किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है, तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो एमएसएमई सेक्टर्स के जो उधारकर्ता हैं उनको राहत देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो जिनके व्यवसाय कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, और वह आराम से 2 साल में उसे चुका सकते हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट और बता दूं, अभी एमएसएमई मंत्रालय ने बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि केंद्र और राज्य सरकारें संबंधित योजनाओं को एक्सेस कर सके। अच्छा, एमएसएमई डे कब मनाते हैं अपन? एमएसएमई डे मनाते हैं 27 जून को। चलो एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग बताओ अभी एमएसएमई मंत्रालय के सचिव किसको बनाया गया है? प्रश्न अच्छा है और बिल्कुल नया है, फ्रेश, पता होना चाहिए आपको, देखते हैं किसको पता है। बाकी सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे तो एमडीसीओ इसके अभी रीअपॉइंट हुए थे, क्या नाम है, एन कामाकोदी नाम है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने विरूपाक्ष मिश्रा, और कर्नाटक बैंक के एमडीसीओ को फिर से पुनः नियुक्त किया गया, क्या नाम है उनका, महाबलेश्वर एमएस। बाकी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटक में। अच्छा, धारवाड़ कर्नाटक आपकी निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है किसकी, प्रहलाद जोशी की। ये हमारे कोल और माइंस मंत्रालय संभालते हैं, और इस बैंक के अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। फिर अभी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पे रहा है पूरे देश में। मतलब पूरे देश में मनरेगा के तहत जितनी नौकरियां दी गई है उसका 24% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। पहले पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक और इसी से मिलता जुलता मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा। अभी CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक सर्वे किया और उसने बताया कि तमिलनाडु में अप्रैल 2020 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर रही है। कितनी? 49.8%। ये इसकी रिपोर्ट में आया है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखना। बाकी छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो इसका कैपिटल रायपुर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और गवर्नर है अनुसुईया उइके, और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है PR रामचंद्रन मेनन। और छत्तीसगढ़ में ही है आपके अंबिकापुर, जहाँ पे भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। इसके अलावा मैं आपको हमेशा बताता हूँ भोपाल में भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खुला है। तो ये साथ साथ बताता हूँ ताकि आप लिंक करके चीजों को याद रख सको। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ाई आपके द्वार नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसके अलावा अभी होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट भी लॉन्च की थी। CG मतलब छत्तीसगढ़ और हार्ट मतलब हार्ट। फिर अभी किसे 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आंसर होगा प्रोफेसर टी प्रदीप को। ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, पूरा नाम है इनका थलपिल प्रदीप, और इन्हीं को 2020 का निक्केई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें ये अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिया जाएगा। इन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे 2 पैसे में प्रति लीटर पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। और आपको बता दूं अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान के लिए भी इनको चुना गया है। देखो, ये जो निक्केई एशिया पुरस्कार होता है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दिया हो। ये हर साल 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो कैटेगरी यही हो गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जबकि दूसरी कैटेगरी है संस्कृति व समुदाय यानी कि कल्चर एंड कम्युनिटी, तो उसमें नेपाल के राम प्रसाद कदेल को चुना गया है। जबकि तीसरी कैटेगरी है आर्थिक व व्यवसायिक नवाचार, और उसमें चुना गया है मलेशिया के एंथनी टेन और टेन हाई लिंग को। फिर अभी ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही के मामले में भारत की रैंक क्या रही है, मतलब बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में, तो आंसर होगा 53।
तो अभी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा कराए गए ओपन बजट सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत 53 रैंक पे रहा है। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे रहा है न्यूजीलैंड। भारत 117 देशों में से 53 नंबर पे रहा है, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो सर्वे है, ये बताता है कि किस देश का जो बजट है वो कितना पारदर्शी है। और इस रिपोर्ट से, ये सर्वे से ये भी पता चलता है कि बजट पेश करने से पहले केंद्र सरकार को एक पूर्व बजट विवरण प्रकाशित करना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ समय पहले एक रैंक अपन ने पढ़ी थी, एक इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, जिसमें भारत 142 नंबर पे रहा था और उसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे। वो भी याद रखते हुए चलना। फिर अभी कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित यानी कि नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो फेड कप, तो पहले तो आपको ये याद रखना है, ये फेड कप टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है और महिलाओं का ये टेनिस कंपटीशन होता है, फेड कप। तो अभी भारत की जो स्टार टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, उन्हें फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस तरह से वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, जब भी टेनिस की बात होती है, मैं आपको कुछ रिकॉल कराता हूँ। आपको याद होगा इस साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें अगर बात करेंगे पुरुषों में किसने जीता था मेन सिंगल में? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, और उन्होंने हराया था डोमिनिक थिएम को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। और महिलाओं में जीता था सोफिया केनिन ने, जो कि यूएसए की हैं। उन्होंने किसको हराया था? गार्बिन मुगुरुजा को हराया था, जो कि स्पेन की प्लेयर हैं। देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और इस बार आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, लेकिन फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये नहीं हो पाए कोविड-19 के कारण। तो ये दो के विनर आपको नाम याद रखने भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि हुए ही नहीं है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया है, देखो, ऊपर ही ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। फिर किस राज्य के काले चावल ने जीआई टैग प्राप्त किया है? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर के काले चावल, जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है, और इसे मिल गया है जीआई टैग। अच्छा, इसके अलावा 2 और प्रोडक्ट्स हैं। एक तो गोरखपुर टेराकोट, उसे भी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु की कदलाई मित्तई को भी जीआई टैग मिला है। ये कदलाई मित्तई, ये तमिलनाडु के कोदिलपट्टी में गुड़ और मूंगफली से बनाई जाने वाली एक कैंडी, इसे बोल दो, मिठाई आप बोल दो, तो इसको मिल गया है जीआई टैग। इन 3 के अलावा अभी कुछ ही दिनों में एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर अभी दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा रामायण। तो 1980 के दशक में भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे अभी 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में 7.7 करोड़ लोगों के द्वारा देखा गया। ये जो रामायण धारावाहिक है, ये रामानंद सागर के द्वारा लिखा गया और उनके द्वारा निर्देशित, डायरेक्ट किया गया था। और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम ने साल 2003 में भी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। अच्छा, जो आपकी जो रामायण है उसके रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं, और रामचरितमानस के हैं तुलसीदास, और वेदव्यास जी हैं महाभारत के। डेली करंट अफेयर्स वाले में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये शायद रिवीजन वाले वीडियो में पूछा था, आप सभी ने सही उत्तर भी दिया था। फिर है अभी AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा आयुर रक्षा। तो अभी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, और इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के आयुर रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम में होगा क्या? तो इसमें नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के सरल उपायों के बारे में बताया जाएगा। आयुष मंत्री कौन है? हमारे श्रीपद येसो नायक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। बाकी अभी #वी विल विन, ये हमने पढ़ा था, मार्च के आसपास की बात है। ये पहल शुरू की थी फीफा ने, और इसमें इन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसके थ्रू कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया गया था। बाकी ब्रेक द चेन, ये अभियान अभी केरल सरकार ने शुरू किया, और टीम मास्क फोर्स, इसका गठन किया था BCCI ने, जिन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसमें मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताया था। फिर है वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। तो हर साल 2 मई को ये वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ट्यूना एक मछली होती है, इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था।
फिर है विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के बाद अपने प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने देश के जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको अपने अपने राज्यों में वापस लाने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें शुरू की है और तेलंगाना से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन के माध्यम से झारखंड अपने प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक मदद पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार ने ये उम्बारे आंगनवाड़ी पहल शुरू की है। इसमें आंगनवाड़ी का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से 3 से 6 आयु तक के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं यानी कि जो बच्चियां हैं, उनको पौष्टिक भोजन के पैकेट पहुंचाए जाएंगे। फिर है किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? तो आंसर होगा अमेरिका। तो जो अमेरिकी नौसेना है उसने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक की घोषणा कर दी है। इस अभ्यास का ये इस साल 27वां संस्करण होगा जो कि 17 से 31 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। ये हर 2 साल में होता है, बाई एनुअल है, द्विवार्षिक है। और ये होगा कहाँ पे? तो हवाई द्वीप समूह के आसपास का जो पानी वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये होगा। और इस बार का जो ये रिम्पैक्ट 2020 है, इसका विषय, इसका थीम है सक्षम अनुकूली भागीदार। इंग्लिश में बोलेंगे तो कैपेबल एडेप्टिव और पार्टनर्स। इसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। लास्ट टाइम जो 2018 में हुआ था उसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया था। फिर अभी पुणे स्थित रक्षा संस्थान ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ने किस नाम से संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है? तो आंसर होगा अतुल्य। तो पुणे में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है जो 56 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर कोविड-19 वायरस को मार सकता है। पर याद रखना इसका इस्तेमाल केवल नॉन मेटेलिक वस्तुओं के लिए होगा, यानी कि जो मेटल की वस्तुएं नहीं है उनके लिए, केवल उन्हें स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। बाकी जो सहयोग है, ये अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग एप्लीकेशन लॉन्च किया था कोविड-19 से संबंधित जानकारी कलेक्ट करने के लिए। संयम के बारे में हमने पढ़ा था, मोबाइल एप्लीकेशन है ये और इसे पुणे नगर निगम ने लॉन्च किया था होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था पुणे में स्थित जो माई लैब डिस्कवरी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने कोविड-19 के लिए पहली बार भारत में बनी टेस्ट किट तैयार की थी जिसका नाम था पैथो डिटेक्ट। और वॉश करो ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि IIIT दिल्ली ने बनाया है। फिर अभी सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा कर दी है और इस तरह की पहल करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी लोग मुफ्त व कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ के, उनमें भी कोविड-19 उपचार की फीस को कम कर दिया गया है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी महाराष्ट्र को $346 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने के लिए। महाराष्ट्र की बात करेंगे, कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और अभी इसके नए चीफ जस्टिस बने बॉम्बे हाईकोर्ट के, कौन? दीपांकर दत्त। और अभी जो IIT बॉम्बे है उसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया। उसके अलावा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था आयुष सिंह नाम से। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मदद नाम से हेल्पलाइन भी शुरू की थी। और याद रखना मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस भी शुरू हुई है। उसी तरह से मुंबई और पुणे के बीच में पहली हाइपरलूप ट्रेन भी शुरू होगी। और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चली है दूसरी प्राइवेट ट्रेन। और मुंबई और मांडवा के बीच में रोपेक्स नाम से एक जहाज सेवा भी शुरू हुई थी। और जो इस साल आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। और महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर संभाजी महाराज के नाम पे रखा गया। फिर है हाल ही में जारी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक टॉप पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे है गुजरात। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है? एक ऐसी एनर्जी जो कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलती है, ऐसे सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सन हो गया, जैसे कि हवा होगी, पानी हो गया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करेंगे तब तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, लेकिन केवल अगर सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो फिर राजस्थान टॉप पे है। और केवल पवन ऊर्जा विंड एनर्जी की रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो गुजरात टॉप पे रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार।
जैसा उसने बताया है। और अभी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी तक का तो आज तक का अपडेटेड डेटा है 1.8%। आगे जाकर के चेंज हो जाएगा, तो आप आगे वाले वीडियो से अपडेटेड रहिएगा। और जो क्रिसिल है, क्रिसिल मतलब क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी आपको याद होगा इसके बोर्ड से अरुंधति भट्टाचार्य ने इस्तीफा दे दिया था, जो अब सेल्सफोर्स इंडिया की सीईओ बन चुकी हैं। फिर है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा उमा बाला सुब्रमण्यम। तो इन्होंने ये नई किताब लिखी है अपनी, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा। और इस बुक में इन्होंने बताया कि कैसे एक मराठा किसान का 13 साल का लड़का बड़ौदा का राजा बन जाता है और कैसे उन्होंने एक स्वतंत्र और आधुनिक भारत के लिए काम किया है। बाकी वी कृष्णा स्वामी का नाम इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु के ऊपर नाम बुक लिखी है इन्होंने, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है अभी? हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। और ताहिरा कश्यप ने लिखी है द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। फिर है किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा शोभना नरसिम्हन को। ये अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर हैं और इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में किए गए इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये सम्मान मिला है। बाकी ये नाम मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, एक बार चाहो तो फिर से रिवाइज कर लो। वनीजा रूपाणी भारतीय मूल की लड़की है, अमेरिका में रहती हैं और अभी ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। क्या नाम रखा है? इंजीन्यूटी। मनीषा सिंह, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया। और सुदर्शन बाबू, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। फिर अभी किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की एक ई बुक का विमोचन किया है, यानी कि उसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल ये हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं और अभी इन्होंने ही प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम से एक ई बुक को रिलीज किया है। ये बुक महान पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दिक वर्षगांठ यानी कि सेंचुरी पर लॉन्च की गई है। तो ये जो प्रोफेसर बीबी लाल हैं, ये पुरातत्व के क्षेत्र में इनका काफी उत्कृष्ट योगदान रहा है और उसी के सम्मान में संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, ये है वो जीआई टैग वाला प्रश्न जो मैंने आपको बोला था मैं आगे आपको रहूंगा। तो कश्मीर के किस उत्पाद को, किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा कश्मीरी केसर को। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। और अभी पीछे किन 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था बताओ? अभी पढ़ा है हमने, मणिपुर के काले चावल को, गोरखपुर टेराकोटा को और तमिलनाडु के कदलाई मिठाई को, जो कि गुड़ मूंगफली से बनी हुई एक मिठाई बोल दो या कैंडी बोल दो। अच्छा, जीआई टैग मतलब क्या होता है? देखो, जीआई मतलब हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो किसी भी स्थान पे अगर कोई चीज फेमस है तो उसे एक अलग पहचान देने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे कि उस वस्तु को एक पहचान मिलती है और उसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बढ़ जाता है। और मान लो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था, तो याद रखना दार्जिलिंग टी को। कब मिला था? 2004 में मिला था। अब जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर की, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। पहला तो इसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका नाम याद रखो, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और एक गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भी है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो भी अभी नया अपॉइंटमेंट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। बाकी जम्मू कश्मीर में है चेनानी नाशेरी सुरंग और ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक रोड सुरंग है और दुनिया की ये भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर और अभी इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। वैसे जो कोलकाता बंदरगाह है, बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, इसका नाम भी बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के नाम पे रखा गया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे अभी एक पुरस्कार भी दिया गया था जो मिला था असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। और हमेशा बताता हूँ, इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है जो कि आपके गोवा में है। जम्मू कश्मीर में जो सिटी चौक है उसका नाम बदल करके अभी भारत माता चौक कर दिया गया और जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया। इसके अलावा याद रखना, अभी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था। उनका नाम इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, उनका नाम है रजनीश ओसवाल। बाकी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आप जानती हो, गीता मित्तल है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है ये। और अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की थी बुजुर्गों के लिए। और अभी कुछ पुरस्कार भी जीते थे इसने, जैसे कि नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, तो ये भी याद रखना। फिर है हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में किस देश की टीम पहली बार टॉप पे रही है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की।
तो अभी आईसीसी T20 रैंकिंग जारी की गई है और उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है और ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया इसमें टॉप पे रहा है T20 में। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे, सेकंड पे इंग्लैंड और थर्ड पे रहा इंडिया। जबकि टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है, सेकंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे इंडिया रहा है। अभी तक 3 सालों से तो इंडिया ही टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे था, लेकिन इस बार वो तीसरे स्थान पे आ गया। और ओडीआई रैंकिंग में बात करेंगे तो इंग्लैंड है टॉप पे, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे है न्यूजीलैंड। आईसीसी की बात कर लें तो 2-3 पॉइंट याद रख लो। स्थापना 1909 में हुई, दुबई में हेडक्वार्टर है और मनु सहानी इसके सीईओ हैं। फिर है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी के बीच में पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? तो आंसर होगा 4। कौन कौन से 4? 3 तो स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और एक यूटी है पुडुचेरी। तो 2018 में भारत सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। क्यों? तो इनके बीच में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से ये विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही है। और अभी ये न्यूज में आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, पहले ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब इसे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। और इसके अलावा जो भी नदियों के जल प्रबंधन प्राधिकरण है उनको भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करना होगा। अच्छा, कावेरी नदी ये न्यूज में आ गया तो याद रखो ये कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी के पर्वत है वहां से इसका उद्गम होता है। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, राजस्थान का। फिर है अभी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर होगा गिरधर अरमाने ने। और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अच्छा, इनके पास एक और मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय। और अभी एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बने कौन? एके शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा। बाकी बात करेंगे अजय भूषण पांडे की, तो ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बने, वित्त सचिव, और इन्होंने स्थान लिया राजीव कुमार का। और राजीव कुमार भी अभी न्यूज में पढ़ा होगा आपने, अभी ये पीईएसबी के नए अध्यक्ष बन गए। पीईएसबी मतलब होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। और राजीव गोपा की बात करेंगे तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है हमारे। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 3 मई को मनाते हैं। तो इसे प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम। इसकी थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्या रही थीम? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत रहा था 142 नंबर पे और उसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर अभी किस देश ने बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका ने भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है जिनकी वे इस मामले में प्राथमिकता से निगरानी करेगा। अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अपने यहाँ बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर कोई सुधार नहीं किया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें केवल भारत ही नहीं है, और भी टोटल 10 देश हैं इस सूची में, जैसे कि भारत हो गया, चाइना, यूक्रेन, वेनेजुएला, चिली, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना और अल्जीरिया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको लिंक करके याद कराता हूँ। तो अभी आपको याद होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा था? तो टॉप पे चाइना रहा था, सेकंड पे था यूएसए। और अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमने कब मनाया? तो याद रखना 26 अप्रैल को मनाते हैं। बाकी अगर अमेरिका की बात करेंगे तो इसके कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? 45 नंबर के हैं। और ये किस पार्टी से हैं? रिपब्लिक पार्टी से हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और इनकी जो अपोजिट पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनकी चुनाव चिन्ह है डोंकी। इसी साल के लास्ट में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखो। और इनकी पत्नी, इनकी जो वाइफ है उसका नाम है मेलानिया ट्रंप। और ये भी अभी न्यूज़ में रही थी क्योंकि इनके ऊपर एक बुक आई है, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, जो कि लिखी है मेरी जॉर्डन ने। इसके अलावा भी आपको याद होगा हमने पढ़ा था अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया था, यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप। और अभी यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बन गए कौन? जे अरुण कुमार। फिर अभी किसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल नाम की जो बुक है उसको लिखा है? तो आंसर होगा गिरीश कुबेर ने। तो इसमें इन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण किया है।
और इस बुक को इसी साल अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। बाकी उमा बाला सुब्रमण्यम के बारे में हमने पढ़ा था। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराज नाम की बुक लिखी इन्होंने। MJ अकबर इन्होंने गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम नाम की बुक लिखी थी। और WV रमन, ये तो आप जानते ही होंगे, हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हैं, और इन्होंने द विनिंग सिक्सर नाम की बुक लिखी थी। फिर है 2021 के जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है वो कब तक के लिए उन्हें स्थगित कर दिया गया, तो आंसर होगा 2023 तक के लिए। ये जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है आपको पता है पहले 2021 में होने वाले थे, लेकिन अब ये 2023 में होंगे। क्यों होंगे, तो आपको याद होगा 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे जापान में, उन्हें कोविड-19 के कारण 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, मतलब वो 2021 में होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक भी 2021 में, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी 2021 में, तो दोनों की जो तारीखें हैं उनका टकराव हो रहा था। इसी कारण से कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को शिफ्ट कर दिया गया 2023 में। अच्छा, ये होने कहाँ पे थे और कब होने थे, तो 1 से 7 अगस्त तक होने थे ये त्रिनिदाद और टोबैको में। ये एक द्वीपीय देश है। और इसी से आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा जो मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था कि वर्ल्ड गेम्स जो 2021 में होने वाले थे अमेरिका के बर्मिंघम में, लेकिन सेम इसी कारण से, कौन सा कारण, टकराव हो रहा था, तो उनको भी शिफ्ट कर दिया गया 2022 में। तो इस तरह से चीज़ों को आप लिंक कर करके याद रखो, चीज़ें बहुत मज़ा आएगा याद करने में और बहुत आसान भी लगेगी आपको। और इस लिंकिंग टेक्निक को आप हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो गाइज ये लीजिए, मई मंथ का पहले वाले हफ्ते का हमने पहला वाला पार्ट कवर कर लिया। लगभग इसमें 40 के आसपास क्वेश्चन आपके निकलेंगे। लगभग इसमें 40 के आसपास क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज याद दिला दूं, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी मेहनत का मान रखिएगा। और आप ही लोगों के लिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो वहां जाकर के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करने के बाद रिजल्ट में ये जरूर एनालिसिस किया करो कि अभी अभी जो वीडियो आपने देखा है, जो क्वेश्चन आपने देखे हैं, उनका ही अगर आप टेस्ट लगाते हो तो फिर आपके गलत नहीं होने चाहिए। और फिर भी अगर गलत हो रहे हैं कोई क्वेश्चन, मतलब वो आपके माइंड में फीड नहीं हुए हैं, तो उन्हें माइंड में घुसाओ, माइंड में डालो उन क्वेश्चन को। इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो इस मेहनत का फायदा उठाओ आप लोग, ताकि असली फायदा आपको एग्जाम में मिल सके। थैंक यू गाइस।